अच्छा, ओ सदानीरा, ये नाम तो शायद सबने सुना होगा। पर इसके पीछे जो इंसान हैं, जगदीश चंद्र माथुर, उनके बारे में हम कितना जानते हैं? आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ एक लेखक नहीं थे। अरे वो तो कई किरदारों का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम थे। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ही इंसान एक टॉप का सरकारी अफसर भी हो, एक जाना माना नाटककार भी और कल्चर को आगे बढ़ाने वाला भी। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? मतलब कमाल है। चलिए जगदीश चंद्र माथुर की जिंदगी की परतों को खोलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो माथुर जी की इस कमाल की जिंदगी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उनके टैलेंट की, फिर देखेंगे कि एक अफसर के तौर पर उन्होंने देश के लिए क्या किया, उनकी कल्चरल पहल क्या थी, उनकी लिखने की दुनिया कैसी थी और आखिर में वो हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी मल्टी टैलेंटेड पहचान की। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जगदीश चंद्र माथुर को सिर्फ एक राइटर के तौर पर देखना वो पूरी कहानी नहीं है। वो एक ही वक्त में एक ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक कमाल के नाटककार थे और कल्चर के लिए काम करने वाले एक विजनरी भी थे। और हाँ, ओ सदानीरा के लेखक को हमेशा याद रखने की एक बड़ी मज़ेदार ट्रिक है। बस ये लाइन याद रख लीजिए, सबका माथा सादा होता है। माथा से माथुर और सादा से सदानीरा, है ना एकदम आसान। उनकी जीवन की कुछ जरूरी तारीखों पर एक नजर डालते हैं। 1917 में उनका जन्म हुआ, फिर 1941 में उन्होंने मुश्किल आईसीएस एग्जाम पास किया, 1944 में एक बहुत बड़ा कल्चरल फेस्टिवल शुरू किया और 1978 में वो हमारे बीच नहीं रहे। हर तारीख अपने आप में एक कहानी है। चलिए अब उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू पर चलते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक के तौर पर उन्होंने देश को बनाने में क्या रोल निभाया। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव करियर था उसका कैनवस बहुत बड़ा था। जरा सोचिए, बिहार के एजुकेशन सेक्रेटरी से लेकर ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल तक, और इतना ही नहीं, वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार भी रहे, यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो भी। हर रोल में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, माथुर जी पैदा तो उत्तर प्रदेश में हुए थे, लेकिन उनका पूरा काम, उनकी पूरी पहचान वो बिहार से जुड़ी थी। बिहार ही कह सकते हैं उनकी कर्मभूमि बन गया था। लेकिन माथुर जी सिर्फ एक अफसर नहीं थे जो फाइलों में खोए रहे, वो एक कल्चरल विजनरी भी थे। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इस्तेमाल आर्ट और कल्चर को एक नई दिशा देने के लिए किया। और ये साल 1944, ये उनके जीवन में एक मील का पत्थर था। इसी साल उन्होंने एक ऐसी पहल की जो आज भी बिहार की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उन्होंने वैशाली महोत्सव की नींव रखी। और ये सिर्फ कोई मेला या उत्सव नहीं था, ये बिहार की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से सींचने और दुनिया के सामने लाने का एक तरह से आंदोलन था। तो अब बात करते हैं उस लेखक की जो इस अफसर के दिल में हमेशा जिंदा रहा। चलिए उनके लिटरेरी सफर पर एक नजर डालते हैं। उनके लिखने की शुरुआत हुई 1936 में, जब उनका पहला नाटक मेरी बांसुरी छपा। फिर 10 साल बाद 1946 में भोर का तारा नाम का कलेक्शन आया। और नेहरू का दौर आते आते वो हिंदी लिटरेचर का एक बड़ा नाम बन चुके थे। और इसी शानदार साहित्यिक यात्रा का एक बहुत ही अहम पड़ाव है वो निबंध जिसे हम सब जानते हैं, ओ सदानीरा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ओ सदानीरा उनकी किताब बोलते क्षण से लिया गया है। ये सिर्फ एक निबंध नहीं है, बल्कि गंडक नदी के बहाने कल्चर, हिस्ट्री और जिंदगी के फ्लो पर एक बहुत गहरी सोच है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जगदीश चंद्र माथुर हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए? हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? उनकी विरासत न इन दो दुनियाओं के संगम में है। एक तरफ आर्ट और लिटरेचर और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और नेशन बिल्डिंग। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि एक आर्टिस्ट का मन और एक अफसर का दिमाग ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। और उनके काम को सम्मान भी खूब मिला। विद्यावारिधि की मानद उपाधि, फिर बहुत ही प्रतिष्ठित कालिदास अवार्ड और बिहार राज्य भाषा पुरस्कार, ये सभी सम्मान इस बात की गवाही देते हैं कि उनका योगदान कितना बड़ा और बहुआयामी था। जगदीश चंद्र माथुर की जिंदगी आर्ट और पब्लिक सर्विस का एक कमाल का संगम थी। आज के दौर में जहां हर कोई बस एक ही चीज का स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, उनकी जिंदगी हमें क्या सिखाती है?
ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नदी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि पूरा का पूरा इतिहास लेकर बहती है? आज हम एक ऐसी ही नदी की कहानी में उतरेंगे, गंडक, जिसे सदा नीरा भी कहते हैं। और इस नदी के जरिए हम एक पूरे क्षेत्र के बनने और बदलने की दास्तान को समझेंगे। तो चलिए इस कहानी में और गहरे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के चंपारण की, लेकिन हम इसे राजा महाराजाओं और तारीखों के जरिए नहीं जानेंगे। नहीं, हम इसकी कहानी सुनेंगे उस नदी की जुबानी जो सदियों से इस धरती से गुजरती आई है। तो हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है गंडक नदी, पर इसका एक और बहुत पुराना नाम भी है, सदा नीरा। मतलब वो नदी जिसमें हमेशा पानी रहता है, जो कभी नहीं सूखती। एक तरह से कहें तो जीवन का प्रतीक। जरा सोचिए, हजारों साल पहले ये नदी कितनी शांत और जीवन देने वाली शक्ति रही होगी। लेकिन वक्त बदला, लोग बदले, और इन बदलावों ने नदी के स्वभाव को ही बदल कर रख दिया। आज हम जिस गंडक को देखते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? इस बदलाव की कहानी की जड़ें जुड़ी हैं उन विशाल जंगलों के कटने से जो कभी हिमालय से लेकर गंगा के मैदानों तक इस पूरी जमीन पर फैले हुए थे। अब देखिए, ये जंगल कोई एक दिन में साफ नहीं हुए। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। और जैसे जैसे जंगल कटते गए, नए शासकों और नए लोगों के आने का रास्ता खुलता गया, जिसने इस जमीन का नक्शा ही बदल डाला। जंगल साफ हुए तो खाली जमीन पर नई बस्तियां बसने लगी। राजस्थान की तरफ से थारू लोग आए तो छोटा नागपुर के पठार से धांगर समुदाय के लोगों को लाया गया। मजे की बात यह है कि उनका नाम ही उनकी कहानी बताता है, भाड़े के मजदूर। वो यहां एक नई जिंदगी की तलाश में आए थे। और फिर आई 19वीं सदी और उसके साथ आए अंग्रेज। चंपारण की ये जो उपजाऊ जमीन थी, अब उस पर एक नई और बहुत ही क्रूर व्यवस्था की परछाई पड़ने वाली थी, नील की खेती का जुल्म। ये जो छोटा सा नंबर दिख रहा है, 3/20, ये चंपारण के किसानों के लिए गुलामी का दूसरा नाम बन गया था। इसे कहते थे तिनकठिया सिस्टम। मतलब हर किसान को अपनी जमीन के हर 20 में से 3 हिस्सों पर जबरदस्ती नील उगाना ही पड़ता था। पर यह सिर्फ खेती की बात नहीं थी, ये लोगों के आत्मसम्मान को कुचलने का एक पूरा सिस्टम था। अंग्रेज मैनेजर, जिन्हें लोग नीलहे साहब कहते थे, वो लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर अपना हक जमाते थे। उनका राज सिर्फ और सिर्फ डर और बेइज्जती पर टिका था। डर और लाचारी का ये माहौल इतना गहरा हो चुका था कि लगता था कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन फिर एक घटना ने, एक इंसान के आने ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अप्रैल 1917, ये तारीख चंपारण के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। राजकुमार शुक्ल नाम के एक आम से किसान के बुलावे पर महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती पर कदम रखा। उनके पास कोई फौज नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी तोप से ज्यादा शक्तिशाली थी, सत्य और अहिंसा। गांधी जी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ नारेबाजी या विरोध प्रदर्शन में यकीन नहीं करते थे। वो पहले हर बात की गहराई तक जाते, सच्चाई को परखते और फिर लोगों को अंदर से इतना मजबूत बनाते कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। गांधी जी का मानना था कि असली आज़ादी तो डर से आज़ादी है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ आर्थिक हक की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने लोगों को शिक्षित करने पर जोर दिया। 3 गांवों में स्कूल खोले गए, जहां मकसद सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाना नहीं था, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना था जो आत्मनिर्भर हों और निडर हों। और यहीं हमें असली बदलाव दिखाई देता है। गांधी जी की सबसे बड़ी देन कोई राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि ये थी कि उन्होंने लोगों के मन से उस डर को हमेशा के लिए निकाल दिया जो पीढ़ियों से उन पर हावी था। अच्छा, अब आजादी के बाद नदी और लोगों की इस कहानी में एक और नया मोड़ आता है। ये दौर था इंजीनियरिंग का, आधुनिक विकास का। आज गंडक के रौद्र रूप को काबू में करने के लिए और उसकी ताकत का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये उस नदी को वश में करने की कोशिश है जो कभी अपनी मर्जी की मालिक थी, ताकि लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। ये एक जबरदस्त बदलाव है। वो नदी जो कभी पवित्र और जंगली मानी जाती थी, वो अब एक मैनेज्ड रिसोर्स बन चुकी है, जिसे इंजीनियरों और मजदूरों के हाथ एक नया आकार दे रहे हैं। और बस ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंसान और नदी के इस नए रिश्ते में हमने उसकी बाढ़ को काबू कर लिया, उसकी ताकत का इस्तेमाल करना सीख लिया, लेकिन
क्या इस सब में हमने उसकी आत्मा का, उसकी असल पहचान का कोई हिस्सा खो दिया है? क्या वो सदानीरा अब भी वही है?